प्रधानमंत्री आज तीसरे अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी फोरम के शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संगोष्ठी आज से नई दिल्ली में शुरू, साझेदारी की परियोजनाओं की हो रही है समीक्षा। छत्तीसगढ़ जीएसटी राजस्व संग्रहण में 6% की बढ़ोतरी के साथ देश में चौथा अग्रणी राज्य बना। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर अस्पतालों में बढ़ाई जाएंगी बिस्तरों की संख्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरे अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी फोरम यानी USISPF शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस बार के शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय भारत अमेरिका संबंधों में नई चुनौतियों को लेकर है। सम्मेलन में व्यापार, निवेश, ऊर्जा के क्षेत्र में नीतिगत संबंध, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीक और वित्त के क्षेत्र में सहयोग पर और विश्व की सप्लाई चेन प्रणाली में भारत की स्थिति पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने सोमवार को इस सम्मेलन को संबोधित किया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी इसे संबोधित कर चुके हैं। शिखर सम्मेलन में कॉरपोरेट जगत के प्रमुख, वरिष्ठ अधिकारी और नेता भाग ले रहे हैं। आज से राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संगोष्ठी नई दिल्ली में शुरू हुई है। इस 2 दिवसीय संगोष्ठी का शुभारंभ जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने वर्चुअल तरीके से किया। कार्यशाला में मंत्रालय के विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति और हितग्राहियों को मिल रहे लाभ की समीक्षा की जाएगी। 10 अनुसंधान साझेदार इस कार्यशाला में अपनी परियोजनाओं का प्रदर्शन करेंगे। इनमें से कुछ साझेदारों ने आज के सत्र में परियोजना का प्रदर्शन भी किया। से विभिन्न कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं और यह कोशिश किया जा रहा है कि देश के अधिकांश क्षेत्रों में फैले हुए जनजातीय क्षेत्रों में हम सही ढंग से कैसे कार्यक्रमों को और उन विशेषताओं का संरक्षण, संवर्धन और विकास के नए आयाम जोड़ सकें। गौरतलब है कि जनजातीय मामलों का मंत्रालय देश के विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान कर रहा है। इन साझेदार संगठनों को उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में मनोनीत किया गया है। कार्यशाला में जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह भी हिस्सा ले रही हैं। LAC पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज लद्दाख के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान लेह पहुंचे। यहां उन्होंने सेना की तैयारियों का जायजा लिया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीन की सेना के साथ भारतीय सेना की ताजा झड़प के बाद सेना प्रमुख वहां गए हैं। श्री नरवणे ने सुरक्षा स्थिति की व्यापक समीक्षा की। इस दौरान वरिष्ठ फील्ड कमांडर उन्हें वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC की जमीनी हालात की जानकारी भी देंगे। आज लेह पहुंचने के तुरंत बाद श्री नरवणे अग्रिम चौकियों पर गए, जहां उन्होंने वहां मौजूद सुरक्षा बलों के जवानों से बातचीत भी की। सेना प्रमुख नरवणे लेह स्थित सेना मुख्यालय भी जाएंगे। गौरतलब है कि 29 और 30 अगस्त की रात को भारतीय सेना ने चीन की सेना की घुसपैठ की कोशिश को एक बार फिर विफल कर दिया था। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच चुशुल सीमा पर 31 अगस्त से 3 दिनों तक ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत हुई। इस मुद्दे का समाधान कर पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में शांति बहाल करने का प्रयास जारी है। इन प्रयासों के बीच भारतीय सेना ने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित 3 रणनीतिक चोटियों पर अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है। वहीं एहतियात के तौर पर LAC के भारतीय हिस्से में पेंगोंग झील के उत्तरी तट पर सैनिकों की तैनाती में कुछ फेरबदल किए गए हैं। इस घटना के मद्देनजर जनरल नरवणे का ये दौरा
काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश जीएसटी संकलन में 6% की बढ़ोतरी के साथ देश के जीएसटी राजस्व संग्रहण के अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में पिछले वर्ष के अगस्त माह के मुकाबले इस वर्ष अगस्त माह में जीएसटी संकलन में 6% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष जीएसटी संकलन 1,873 करोड़ रुपए था, जो इस वर्ष बढ़कर 1,994 करोड़ रुपए हो गया है। जानकारों का मानना है कि जीएसटी संकलन में वृद्धि से राज्य की अर्थव्यवस्था को सकारात्मक गति मिली है। कोरोना संक्रमण काल के बावजूद गतिशील अर्थव्यवस्था से राज्य के ग्रामीणों, किसानों और आदिवासियों को सीधा फायदा मिल रहा है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में जीएसटी राजस्व संग्रहण में 8% की कमी अगस्त माह में आई है, जबकि छत्तीसगढ़ में राजस्व संग्रहण बढ़ा है और वह संग्रहण के मामले में देश में चौथे नंबर पर आ गया है। मंत्रालय के मुताबिक अगस्त महीने में जीएसटी राजस्व संग्रहण के मामले में देश के अन्य राज्यों की स्थिति बेहद कमजोर है। कुछ राज्यों में जीएसटी राजस्व संग्रहण में बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष 59% तक की गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर्स में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कोविड संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित रायपुर जिले में करीब 10,000 और दुर्ग, बिलासपुर और रायगढ़ जिले में 2,000 बिस्तर बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने अधिकारियों को एक ऐप भी बनाने को कहा, जिसमें अस्पताल के रिक्त और भरे हुए बिस्तरों की जानकारी उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि इससे कोरोना संक्रमितों को अस्पताल का चुनाव करने में सहायता मिलेगी। उधर राजनांदगांव जिले में बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने पूरे नगर निगम सीमा क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। कलेक्टर ने राजनांदगांव शहर में 7 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा भी कर दी है। जारी आदेश के मुताबिक राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र में 4 सितंबर की शाम से लॉकडाउन शुरू होगा, जो 12 सितंबर की शाम 7 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान केवल अति आवश्यक सामानों की बिक्री करने की अनुमति होगी। इनमें मेडिकल और दूध शामिल हैं। वहीं सब्जी और किराना की बिक्री पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सीमा क्षेत्र में लगातार कोरोना केसेस पूरे आ रहे हैं, हर वार्ड में, हर गली में, इसलिए नगर निगम क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। 4 तारीख से शाम से लागू होगा और इसमें सभी प्रकार की व्यावसायिक प्रतिष्ठानें बंद रहेंगी। अत्यावश्यक सेवा सभी चालू रहेगा। हॉस्पिटल्स है, दूध की दुकानें हैं, पेट्रोलियम है, गैस है, ये सब चालू रहेगा। तो सब्जी भाजी की दुकानें बंद रहेंगी, बाकी सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान और गतिविधि बंद रहेगी। राजनांदगांव कलेक्टर ने शहर के लोगों से अपील की है कि वे लॉकडाउन के दौरान घर में ही सुरक्षित रहें, अति आवश्यक होने पर ही घर से निकलें। उन्होंने कहा है कि घर से बाहर निकलते समय नागरिकों को परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा। और बात कर लेते हैं आंकड़ों की, तो बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 2,269 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इनमें से सबसे ज्यादा 975 संक्रमित केवल रायपुर जिले के हैं। वहीं दुर्ग से 218, बिलासपुर से 194, रायगढ़ से 156, राजनांदगांव से 101, महासमुंद से 80, बालोद से 66, धमतरी से 59 और कोरबा से 38 कोरोना संक्रमित मिले हैं। उधर पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कोरोना अस्पतालों और कोविड केयर सेंटरों से 653 व्यक्तियों को स्वास्थ्य लाभ करने के बाद डिस्चार्ज भी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पूरे देश में बीते 24 घंटों में 68,584 मरीजों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बेहतर होकर करीब 77% हो गई है। अब तक इस संक्रमण से 30 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 38,53,407 है। प्रदेश की खबरों में एक बार फिर प्रदेश के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा जिले में यातायात को सुगम बनाने और जिले के सौंदर्यीकरण के लिए वहां स्थापित उद्योगों को आगे आने के लिए कहा है। श्री अग्रवाल ने कोरबा में जिले के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों से बैठक के दौरान ये बात कही।
उन्होंने बैठक में औद्योगिक प्रतिष्ठानों के शहर के विकास में भागीदारी को सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। और प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश देने के निर्देश संचालक लोक शिक्षण ने जारी कर दिए हैं। संचालक ने सभी संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने अपने संभाग और जिले के तहत सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। जारी निर्देश में कहा गया है कि कुछ जिलों से शिकायतें मिल रही हैं कि सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों से स्थानीय निधियों जैसे एएफ, पीबीएफ, स्काउट, रेड क्रॉस और शाला विकास जैसे शुल्क लिए जा रहे हैं। निर्देश में कहा गया है कि वर्तमान में सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं, इसीलिए किसी भी छात्र से शिक्षण संस्थान बंद रहने तक कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया के तहत रेलवे ने कल से लोकल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने कल से 6 लोकल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों में दुर्ग अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन है, रायपुर कोरबा रायपुर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन और रायपुर केवटी रायपुर मेमू स्पेशल शामिल है। दुर्ग अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस विशेष ट्रेन कल से रोजाना चलेगी। ये ट्रेन दुर्ग से 29 और अंबिकापुर से 30 सितंबर तक चलेगी। रायपुर कोरबा रायपुर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का परिचालन सप्ताह में प्रत्येक बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को 4 से 29 सितंबर तक होगा। तो वहीं कोरबा से यह ट्रेन 5 से 30 सितंबर तक चलाई जाएगी। रायपुर केवटी रायपुर मेमू स्पेशल ट्रेन का परिचालन 4 से 29 सितंबर तक और केवटी रायपुर मेमू स्पेशल ट्रेन का परिचालन 5 से 30 सितंबर तक होगा। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर रेलों का परिचालन प्रभावित हुआ है, लेकिन बीते दिनों मालगाड़ियों का परिचालन फिर से शुरू किया गया। वहीं रेलवे की पार्सल सेवा भी कोरोना काल में बेहतर प्रदर्शन करी है। अब लोकल ट्रेनों के शुरू होने से यात्री सुविधाओं में इजाफा होने की उम्मीद है। यात्रा के दौरान कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए रेलवे ने सभी एहतियाती कदम उठाए हैं। कोरिया जिले के रिहायशी इलाकों में एक बार फिर हाथी नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक जिले के भरतपुर विकासखंड में बीते 3 दिनों से हाथियों का एक दल घूम रहा है। वहीं मनिंद्रगढ़ विकासखंड के पसौरी और सोको बहरा क्षेत्र में भी हाथियों का दल देखा गया है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग और पुलिस का अमला प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच गया है। वहां ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की हिदायत भी दी जा रही है। क्षेत्र में हाथियों के आने की सूचना मिलने पर सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और स्थानीय विधायक गुलाब कमरों ने क्षेत्र का मुआयना किया और ग्रामीणों से चर्चा की। श्री कमरों ने बताया कि उन्होंने पंचायत सचिव को जंगल के पास रहने वाले परिवारों को बस्ती के अंदर विस्थापित करने के निर्देश दिए हैं। नदी के किनारे यहाँ पर हाथी हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आया और ग्रामीणों से मिला हूँ यहाँ पर और उनको मैं समझाइश दिया हूँ कि किसी भी प्रकार का वहाँ पर हाथी के साथ छेड़छाड़ ना करें, हम सब सुरक्षित रहें। निश्चित रूप से प्रशासन के लोग, हमारे अधिकारी पूरे यहाँ पर एसडीओ, रेंजर और फॉरेस्ट के तमाम अधिकारी अपने साथ हैं। निश्चित रूप से हम सब मिलकर इस मुकाबला का हम लोग सामना करेंगे। बातचीत में श्री कमरों ने बताया कि प्रशासनिक अमला हाथियों की हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज तीसरे अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी फोरम के शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संगोष्ठी आज से नई दिल्ली में शुरू, साझेदारी की परियोजनाओं की हो रही है समीक्षा। छत्तीसगढ़ जीएसटी राजस्व संग्रहण में 6% की बढ़ोतरी के साथ देश में चौथा अग्रणी राज्य बना। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर अस्पतालों में बढ़ाई जाएगी बिस्तरों की संख्या। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।